नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको जासूसी पर लिखे हुए नॉवेल्स, कहानियां और उन पे बनी हुई फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी? तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये जो जॉनर है स्पाई एस्पियोनेज वाला, ये काफ़ी पॉपुलर जॉनर है। इसके ऊपर कई सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं, जिनमें बहुत सारे तो सुपरहिट हो जाते हैं, कई सारी फिल्में बनती हैं जैसे जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, और कई सारे वेब सीरीज बनते हैं जैक रायन जैसे। तो ये जो सीरीज हैं, मूवीज हैं, ये इतनी पसंद क्यों आती हैं? क्योंकि इनमें आपको बहुत कुछ मिलता है। इनमें आपको एडवेंचर मिलता है, थ्रिलर मिलता है, एक्शन मिलता है। इसके अंदर आपको स्टोरी मिलती है, और वो स्टोरी कई बार तो सच्चाई से जुड़ी हुई भी होती है। कई ऐसे ऑपरेशंस के ऊपर मूवीज बनती हैं जो इतिहास में कहीं ना कहीं हुए होते हैं। तो ये काफ़ी आपको एक्साइट करता है, थ्रिल देता है। और कई बार तो हम क्या करते हैं, एक एजेंट और एक स्पाई की लाइफ को फैंटेसाइज करते हैं और सोचते हैं कि एक एजेंट की लाइफ कितनी कितनी मज़ेदार होती होगी, उसकी लाइफ में कितना फन है, कितना एडवेंचर है, कितना एक्शन है, कितना उसको दूसरे देशों में घूमने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? एक एजेंट की लाइफ दुनिया के सबसे मुश्किल जॉब्स में से एक जॉब है, क्योंकि एक एजेंट, मैं उस एजेंट की बात कर रहा हूं जो अपने देश के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने देश के हितों के लिए किसी दूसरे देश में, इवन दुश्मन देश के घर में घुस के अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर वहां पे इंटेल को कलेक्ट करता है और वो इंटेल अपने देश तक पहुंचाता है, वो जानकारी अपने देश तक पहुंचाता है। कई बार तो यहाँ पे उसके लिए स्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, उसे थ्रेट मिलती हैं, उन थ्रेट्स को भी उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ जहां उसको छुप के रहना पड़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना पड़ रहा है, अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। मान लीजिए एक एजेंट है, किसी दूसरे देश के अंदर पकड़ा गया। तो कई बार तो ऐसा होता है कि उस देश के लोग, जहां से वो एजेंट आया था, जिस लॉयल्टी के लिए वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, जिस एजेंसी के लिए उसकी इतनी लॉयल्टी थी, वो एजेंसी ही मना कर देती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है, हमारा आदमी नहीं है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है? उसके साथ टॉर्चर होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और कई बार तो उसको मार भी दिया जाता है। तो ऐसी लाइफ एक एजेंट को जीनी पड़ सकती है, ऐसी स्थितियां उसके सामने क्रिएट हो सकती हैं। तो एडवेंचर और थ्रिल के अलावा उसकी लाइफ बहुत मुश्किलों भरी होती है, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों, फिर भी दुनिया भर के सभी देशों के पास, लगभग सभी देशों के पास एक खुफिया विभाग होता है, एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो उस देश के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शैडो फाइटर की तरह लड़ाई लड़ती है, इंटरनल लड़ाई लड़ती है और इंटेलिजेंस लेवल पे वो लड़ाई लड़ती है। इंटेलिजेंस की उसके सामने एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। भारत के लिए ये काम कौन करता है? रो करता है, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका के लिए कौन करता है? सीआईए करती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। और यही काम इजराइल के लिए कौन करता है? मोसाद। और मोसाद का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे एफिशिएंट खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इसने इजराइल के लिए जिस तरीके का काम किया है और जिस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। और इजराइल के लिए मोसाद का रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये आप इजराइल की जो लोकेशन है और इजराइल की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको देखकर लगा सकते हैं उसका अंदाजा। इजराइल ये देश है जो मेडिटेरियन सी के पास पड़ता है, ये मिडिल ईस्ट में, आप जानते हैं छोटा सा देश है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक विवाद है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो कि साल 1948 में बना, यूएन के रेजोल्यूशन के बाद। लेकिन जब ये बना, तब उसी समय से विवाद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों को दुनिया भर से लाया गया और उनको बसाया गया। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि लोग रहते नहीं थे, यहाँ पे पहले से लोग रहते थे, उनको कहा जाता था पैलेस्टीनियन, और इस क्षेत्र को पैलेस्टाइन कहा जाता था। इतिहास में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके के लोग रहे हैं, वो उस वीडियो में आप जाके देखिएगा। इजराइल के जो यहूदी हैं, उनका मानना है कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक तौर पे पहले जो हैं यहूदी लोग रहते थे, इसलिए ये जगह हमें मिलनी चाहिए। और दुनिया भर में यहूदियों का बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है। आप होलोकास्ट का आपको याद ही होगा, दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया था जर्मनी के अंदर। तो दुनिया भर में यहूदी जो है वो डर गए और भाग भाग के इजराइल के अंदर आके बस गए। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पहले से जो लोग रह रहे थे, अरब लोग जो रह रहे थे, मुस्लिम लोग जो रह रहे थे, अब वो कहाँ जाएं? वो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और उन विरोध का साथ दिया इनके आसपास के सभी देशों ने। वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, इन सभी देशों ने ये दुनिया भर के ऊपर प्रेशर डाला और स्पेशली इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला कि ये जो जगह है ये अरब लोगों को बिलोंग करती है, यहूदियों को बिलोंग नहीं करती। और इसकी वजह से इन्होंने इसराइल के ऊपर कई बार अटैक भी किए, जिनको इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, इसराइल अरब वॉर कहा जाता है। लेकिन उन सभी लड़ाइयों में इसराइल ने डटकर मुकाबला किया और इन सभी देशों को हरा दिया।
इसी दौरान आप सोचिए कि जब एक देश के चारों तरफ दुश्मनों की एक फौज हो, दुश्मन ही दुश्मन हो उसके आसपास, तो उसके लिए उनकी मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसकी सीक्रेट एजेंसी, उनकी जो खुफिया विभाग है, उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसका भी मजबूत होना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसको कहां से कब थ्रेट आने वाली है, कौन उनके ऊपर कब अटैक करने वाला है। आज के समय आप जानते हैं कि जेरूसलम जो है, और ये जो अंदर का ब्लू कलर का मैप दिख रहा है आपको, पर्पल कलर का मैप दिख रहा है, यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं वो हैं पैलेस्टीनियन अरब लोग। और ये जेरूसलम जो है, इसको कंट्रोल तो आज के समय इजराइल ने कर रखा है 1967 से, समय से जब लड़ाई हुई थी उसके बाद से। लेकिन ये जो इलाका है, इसको इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको वो करेगी, गवर्न करेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जेरूसलम का, कि इसको कौन गवर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों, क्रिश्चियंस और इस्लाम तीनों धर्मों के लोगों का जो है होली साइट्स हैं। उसके अलावा ये गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पे इनको कई सारी सिक्योरिटी थ्रेट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स रहते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हितों के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। देखिए, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद है, उसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पैलेस्टाइन को ये जमीन मिलनी चाहिए या इजराइल को मिलनी चाहिए, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उसको आप उसी वीडियो में देखिएगा। तो बेसिकली मोसाद की हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने आपको बता दी है कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो विवाद है उसकी वजह से, और इजराइल की जो जियोग्राफी है और इसके जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसकी वजह से मोसाद का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल को बहुत खतरा है इसके आसपास के पड़ोसी देशों से। जैसे हमारे पास एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो रो का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन इसके आसपास तो सारे ही ऐसे देश हैं जो कि इसके दुश्मन हैं। चाहे वो इजिप्ट हो, उसके साथ भी लड़ाई लड़ी है, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, सारे देश जो हैं, जो जितने भी मुस्लिम देश हैं अरब कंट्रीज में, वो सब इजराइल के खिलाफ हैं। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, और मोसाद ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मोसाद की फुल फॉर्म जो है वो अगर आप देखें, ये हिब्रू लैंग्वेज में है, जो हिब्रू मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये इसका नाम है हिब्रू भाषा में। और अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इसका नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। ये इसका पूरा नाम है। ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इजराइल के अंदर और भी एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस का काम करती हैं। ये फॉरेन डिपार्टमेंट को संभालती है, देश से बाहर के इंटेलिजेंस को संभालती है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए एक डिपार्टमेंट और है जिसका नाम है अमान। एक और एजेंसी है जो इंटरनल सिक्योरिटी को संभालती है, शिन बेट। जैसे कि हर देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग होती हैं, बाहर के लिए अलग होती है। जैसे आईबी वगैरह हमारे यहाँ पे होती है। रो जैसे बाहर के डिपार्टमेंट को संभालती है, आईबी जो है इंटरनल डिपार्टमेंट को मेनली संभालती है। और भी जो है जैसे एनआईए वगैरह है, उसकी तरह इनके अंदर भी है। लेकिन मोसाद जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए। जो बाहर से आने वाली थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनका काम है। और इसका डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, प्रधानमंत्री से उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। कैसे बना, क्यों हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, उसकी सभी बातें करेंगे। थोड़े थोड़े फैक्ट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एनुअल बजट है वो लगभग 10 बिलियन सेकेल होता है। सेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है, इजराइल की करेंसी है। और अगर यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 2.73 बिलियन के बराबर इसका बजट होता है। और इसके अंदर लगभग 7,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी और करते होंगे, लगभग 7,000 तो ये बताते हैं। और ये दुनिया की लगभग सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक आती है। CIA, MI6, ISI, रो, ये सारी एजेंसियां बड़ी एजेंसियों में मानी जाती हैं, उसमें से एक मोसाद भी है। तो इसने जिस तरह से काम किया है, देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर ये काम करती है। ये कोवर्ट ऑपरेशंस को इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनकी एयरफोर्स है, उनकी मिलिट्री है, वो संभालती है। मेनली उनके कमांडो संभालते हैं, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन देना और उस मिशन को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ये काम ये करती है। तो इसका पर्पज यही है कि इजराइल के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से। इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल का बनना कैसे हुआ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 1947 तक मैंने आपको कुछ बातें बताई थी ना अभी। 1947 से पहले आपको यहाँ पे पैलेस्टाइन दिखता था, इजराइल नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन उसके बाद 1947 में पार्टीशन प्लान आया यूएन के अंदर, यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ। उसमें ये कहा गया कि ये जो ब्लू व्हाइट कलर में जो दिख रहा है इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्र, ये तो इजराइल रहेगा। इजराइल मतलब यहूदियों का देश, यहूदी इसके अंदर रहेंगे। ग्रीन कलर का मैप जो आपको दिखेगा, यहाँ पे रहेंगे पैलेस्टीनियन यानी कि अरब लोग रहेंगे। येलो कलर में जो जेरूसलम दिख रहा है, इसको यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करेगा। उसके अंदर कोई ना तो अरब लोगों का हक रहेगा, न ही यहाँ पे इजराइल के लोगों का रहेगा। लेकिन आज बेसिकली इजराइल ही इसको कंट्रोल करता है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव है।
इसराइल चाहता है कि उसकी कैपिटल जो है वो जेरूसलम बन जाए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जेरूसलम को इसकी राजधानी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात है आज के समय। उसके बाद 1949 से 1967 के बीच में इसराइल अरब वॉर हुए। इसराइल के साथ अरब देशों ने कई बार लड़ाइयां लड़ी और इसराइल ने उनको धूल चटा दी। इवन जो है सीरिया को और इजिप्ट को बहुत बुरी तरह से हराया, उनका क्षेत्र भी एक बार तो जीत लिया था, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और आज की समय स्थिति अगर आप देखें तो इस तरीके की है कि ग्रीन कलर का तो आपको बहुत थोड़ा सा क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप दिखेगी जहाँ पे पैलेस्टीनियन रहते हैं और बीच में रहते हैं। और इसराइल ने अपनी बाउंड्रीज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। इनकी जो एयरफोर्स है और इनकी डिफेंस फोर्सेज है वो बहुत कमाल की है। लेकिन इन डिफेंस फोर्सेस को इंटेल देने का काम कौन करेगा? मोसाद करेगा। यहाँ पे आप और ध्यान से देख लीजिए, पहले से 1947 से लेके प्रेजेंट कंडीशन, वो ऊपर वाला मैप तो मैंने दिखाया ही है आपको। नीचे आपको ये दिखेगा कि ब्रिटिश मैंडेट में क्या कहा गया था। ब्रिटिश मैंडेट एक इस तरीके का मैंडेट था। देखिए ये जो इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद है उसमें भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ही कचरा किया था। उन्होंने जब ओटोमन अंपायर के साथ लड़ाई लड़ी थी 1914 में, आप जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक बार तो अरब लोगों को कह दिया कि ये जो पूरी जमीन है आपको दे देंगे हम, आप हमारी मदद कर दो ओटोमन को हराने में। उसके बाद इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनको कह दिया यहूदियों को कि तुमको दे देंगे। तो वो ब्रिटिश मैंडेट और जो है इजराइल पैलेस्टाइन जो विवाद है और ये जो चीजें हैं ये बिगड़ती चली गई। तो इजराइल की स्थिति आज के समय ऐसी है और इसको चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। बेसिकली बात यह है, और उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको जरूरत है एक सीक्रेट एजेंसी की, और वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 1947 में इजराइल नवंबर में ये यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ था 29 नवंबर 1947 को। उसके बाद इजराइल और अरब के लोग जो हैं वो आपस में लड़ने लग गए। इजराइल यानी कि मैं यहूदियों की बात कर रहा हूँ, और अरब जो पैलेस्टीनियन जो हैं उन्हों के बीच में एक लड़ाई हो गई। एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा देश है इजराइल, उसके अंदर एक छोटी सी जमीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दोनों लोग लड़ रहे थे। इजरायली भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे बेसिकली, जिनको पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उनके लिए एक देश बनाना जरूरी था। कहीं तो कहीं रहेंगे वो, क्योंकि उनको जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के मरवा दिया था। सोचिए कितना उनके साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद अरब लोगों की भी कोई गलती नहीं थी, वो अपनी जगह पे रह रहे थे। वहां पे अचानक से आप किसी दूसरे देश के लोगों को, दूसरे लोगों को लाकर बिठा देते हैं और कह देते हैं कि ये तो यहाँ पे रहेंगे, अब आप अपना देख लो। तो ये चीजें हुई, तो इसके बाद दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज तक चलता ही आ रहा है। और ऐसा डिस्प्यूट है, ये शायद कभी सोल्व होगा कि नहीं कोई आइडिया नहीं है। इसके बीच में कई लड़ाइयाँ हुई हैं, कई कॉन्फ्रेंस हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकला नहीं है। जैसे कश्मीर डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, उसका भी आज तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसके ऊपर मानेगा नहीं, और हम मानते हैं, हमें पता है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन वो चीज़ें कभी होने वाली नहीं है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे भी चल रही हैं। दूसरी बात क्या होता है फिर, जब तक इजराइल बना था उससे पहले भी इजराइल के लिए कुछ डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। यहूदियों के कुछ ऐसे अंडरग्राउंड और सेमी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस थे जो काम कर रहे थे यहूदियों के भले के लिए, यहूदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी तरह से उनको एकजुट करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो नाकाफी थे। इतना पूरा काम नहीं हो पा रहा था उनसे। जैसे शाही नाम की एक इंस्टीट्यूट पहले से स्टैब्लिश था, उसका ये जो शाही था, इसके अंदर इसर हारेल काम कर रहे थे, जो वो लिटिल इसर कहा जाता है, जिन्होंने खूब काम किया है मोसाद के लिए। उन्होंने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिलवाया है आगे चल के। शिन बेट काम कर रहा था इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अभी काम करती है। उसके बाद मोसाद बना। तो लिटिल इसर जो है शिन बेट के लिए भी काम कर चुके हैं, मोसाद के लिए भी डायरेक्टर के पद पे रह चुके हैं। बड़े नाम था इनका, बड़े इंपॉर्टेंट फिगर थे ये। फिर बेसिकली क्या होता है, इजराइल जब स्टेट बनता है तो इनके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं डेविड बेन गुरियोन। डेविड बेन गुरियोन जो है इजराइल के पहले प्रधानमंत्री और फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। इनकी बायोग्राफी किसी दिन हम कवर करेंगे। इनको ये एहसास हुआ कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है, एक बहुत ही एफिशिएंट एजेंसी की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा जो स्टेट नया नया बना है और उसको इतने थ्रेट है, इसके ऊपर कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। एक बार एक इजिप्ट ने सरप्राइज अटैक कर दिया, कभी सीरिया ने अटैक कर दिया, और कोई भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, यूएस स्पेशली, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, कई बार इनका पक्ष लेता था, लेकिन वो जमीन पे आके इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता था। इनको हमेशा इंटेल इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकता था। इसीलिए इन्होंने मीटिंग रखी 7 जून 1948 को, और इस मीटिंग के अंदर इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो भी थे उनके साथ एक बातचीत करी। और जुलाई 1949 में, अगले साल, रावेन सिलोह, ये एक व्यक्ति थे जो पहले मोसाद के डायरेक्टर भी बनते हैं। ये इनको प्रपोजल देते हैं कि हम एक एजेंसी बनाएंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम आएगा, सिक्योरिटी सर्विसेज के काम आएगा, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए।
जरूरी है। तो उसके बाद गुरियोन ने कहा कि ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाएंगे, हमें बनाना है। ये वो देखिए, ये मैप है 1967 के आसपास का। सिनाई वाली जो जगह है ये इजिप्ट को बिलोंग करती है। इजराइल ने इसको भी जीत लिया था, गोलन हाइट्स को भी जीत लिया था। गोलन हाइट का कुछ इलाका तो आज भी इजराइल के कंट्रोल में है। सीरिया के लिए सीरिया का इलाका था वैसे, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है जहां से सीरिया इनके ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए इजराइल ने इनको अभी भी दबोच के रखा हुआ है। दिसंबर 13 1949 को बेन गुरियन जो इनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया। इन्होंने जो दिया था कि हम एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक अलग सीक्रेट एजेंसी बनाएंगे, तो इन्होंने बनाया कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन मोसाद का फॉर्मेशन बनाया जाएगा। और ये लेटर लिखा इन्होंने, सीक्रेट लेटर लिखा था ये, टू द फॉरेन मिनिस्टर को लिखा और कहा कि मैं एक नया इंस्टीट्यूशन जो है उसको फॉर्म कर रहा हूं। जैसे शिनबेट है, जैसे कि पहले के डिपार्टमेंट चल रहे थे, उसी तरीके से मैं एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा जिसको लीड करेंगे रेवन शिलोह। और ये फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर जरूर आएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्टर होगा इस एजेंसी का, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा और उसके साथ में डायरेक्टली हमेशा ऑपरेशंस जो होंगे उससे मेरी बातचीत होती रहेगी। और ये इन्होंने यहाँ पे बजट वगैरह सारी चीजें डिक्लेयर कर दी। तो ये फाइनली वो डेट थी 13 दिसंबर की, जब मोसाद को फॉर्म किया गया, मोसाद का फॉर्मेशन हुआ और रेवन शिलोह जो है इसके पहले डायरेक्टर बने। उसके बाद जो है इसर भी बने हैं। इसर ने बहुत इसको आगे लेके गए। मार्च 1951 में शिलोह को डायरेक्टर बना दिया गया था। उसके बाद रेड हाउस नाम की एक जगह थी टेल अवीव में, यानको स्ट्रीट में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो बदल दिया गगया, अब तो इसका किराया में है। मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वहीं पे इनका हेडक्वार्टर है, मोसाद का भी। उसके बाद इसर हरेल जो है इसके डायरेक्टर बनते हैं 1963 में। और इसके बाद जो है मोसाद बहुत खतरनाक एजेंसी बन गई। और इसका मोटो में क्या लिखा गया, वेयर नो वाइज डायरेक्शन इज द पीपल फॉल बट द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर देयर इज ए सेफ्टी। बेसिकली क्या होता है, जब कोई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है तो जो लोग हैं वो गिर जाते हैं, गिर सकता है। लेकिन अगर आपके पास काउंसलर है, अगर आपको सलाह देने वाला है, आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने वाला है, तो आप संभल सकते हैं, आपको संभलने का हमेशा मौका मिलेगा और अपना प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है और डायरेक्शन के बिना आदमी गिर सकता है और उसको संभलने के लिए काउंसलर की जरूरत होती है। और यही काम, यही मोटो था मोसाद का। अब क्या है, मोसाद आगे चल के दुनिया की बहुत खतरनाक एजेंसी बन गई। और इसका मेन पर्पज ये था शुरुआती समय में कि जैसे होलोकास्ट हुआ था, होलोकास्ट का जो दर्द है वो यहूदी भूले नहीं थे। 60 लाख यहूदियों को मारा था हिटलर ने, तो वो अवॉइड करना चाहते थे कि कोई सेकंड होलोकास्ट ना हो जाए। हमने एक देश तो बना लिया है, इजराइल देश तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे अरब कंट्रीज मिलके इन यहूदियों को खत्म ना कर दें, इसलिए इनको सिक्योरिटी चाहिए थी। और इस सिक्योरिटी को इंश्योरेंस देने का काम किसको करना था, मोसाद को, कि कौन क्या प्लान कर रहा है, इजिप्ट में क्या चल रहा है, सऊदी अरब में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन लेके आइए, इंफॉर्मेशन लेके आइए। और जो भी यहूदियों के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, उसको खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे और उसको हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ऐसे इन्होंने करें। आगे मैं आपको इनके ऑपरेशंस बताऊंगा, क्या गजब गजब के बड़े बड़े ऑपरेशंस इन्होंने किए। देखिए, इजराइल के लिए ये जो एजेंसी है, यहूदियों के लिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको एक तरह से इंश्योरेंस देती है, इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम देश जो हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए एक नोटोरियस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उनके नाक में दम करके रखती है, उनके प्रोजेक्ट्स को फेल करती है, उनके घर में घुस के उनको मात देती है। तो इस तरीके की एजेंसी है ये। और इसके ऊपर देखिए, ऐसा नहीं है, नोटोरियस क्यों कहा है कि नोटोरियस मतलब कुख्यात। कुख्यात इसलिए क्योंकि जिस तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं कई बार मोसाद ने, कई बार उसमें ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी हुआ है, कई बार निर्दोष लोग भी मारे गए हैं, कई बार इन्होंने ऐसी चीजें करी हैं जो कि ठीक नहीं है ह्यूमन पर्पज से आप देखें, ह्यूमैनिटी के पर्पज से देखें। लेकिन इनको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ऐसे कदम भी उठाने पड़े और इजराइल ने ये काम किया है। इन्होंने किसी चीज की कोई परवाह नहीं करी, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। जैसे हर किसी को कुछ दायरे के अंदर काम करना पड़ता है, इनको खुला ओपन हैंड दे रखा था इजरायली गवर्नमेंट ने कि जो करना है करो, प्लान करो, इजराइल के हितों को प्रोटेक्ट करो, यहूदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तुम्हें करना पड़े वो करो। तो क्या ऑब्जेक्टिव था मोसाद का, क्या पर्पज है? ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु हार्म्ड इजरायली पीपल स्पेशली जूइज अराउंड द ग्लोब। इजराइल के लोगों को अगर जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसको जस्टिस तक पहुंचाना है। एक ऑपरेशन के आगे मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से इसके ऊपर ये डेडिकेटेड है कि कहीं पे भी यहूदियों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका बदला लेना है इजराइल की एजेंसी मोसाद को।
न्यूट्रलाइज द मिलिट्री थ्रेट टू इजराइल, स्पेशली जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए, उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको खत्म करना है। इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या कोई देश इनके खिलाफ एक्टिविटी करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या फिर लड़ाई लड़ता है, तो उसको रिटेलिएट करना है। और इवन जूइश लोग अगर दुनिया के किसी भी कोने में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं तो उनको इजराइल की जमीन तक पहुंचाना है। और दोस्तों, कोई भी यहूदी अगर कहीं पैदा होता है तो उसको जन्म से ही इजराइल की सिटीजनशिप मिल जाती है। यहूदी लोगों के लिए ये देश हमेशा अपने देश दरवाजे खुले रखता है, तो यहूदियों का ही देश है, तो इसलिए ये होता ही है। और इसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये काम करता ही है। कोवर्ट ऑपरेशंस को भी देता है, कोवर्ट ऑपरेशंस को इंटेलिजेंस तो जमा करता ही है, उसके बाद मिलिट्री को भी गाइड करता है कि कौन से ऑपरेशन को किस तरह से आपको अंजाम तक पहुंचाना है। उसके साथ साथ ये जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो बातचीत होती है, बैक चैनल बातचीत होती है, कई बार किसी दो देशों के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं तो मोसाद के ऑपरेटिव जो एजेंट्स होते हैं वो वहां पे होते हैं, तो बैक चैनल भी बातचीत करके मामले को सुलझा देते हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। इजिप्ट और जॉर्डन के मामले में एक बार ऐसा हुआ था, पीस एग्रीमेंट्स हुए थे उनके बीच में जब लड़ाई चल रही थी तब। उसके बाद जो है इनको ये भी करना है कि नॉन कन्वेंशनल वेपन जो है इनके आसपास के देशों में, जैसे कि इन्होंने सीरिया के न्यूक्लियर प्लांट्स को बर्बाद कर दिया, ईरान के प्लांट्स को बर्बाद कर दिया, तो उनको भी इनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको भी रोकना है, प्रिवेंट करना है। हालांकि इजराइल दुनिया को बताता नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इनके पास है, लेकिन वो कभी किसी को बताएंगे नहीं और अपने आसपास के देशों को कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। ये इनकी मंशा है। कोई बना ले, हो सकता है बना सकता है, लेकिन ये अपना पूरा जी जान जोर उसमें लगाते हैं कि ना बना ले कोई इसके आसपास का देश, अरब कंट्रीज में कोई ना बना ले, क्योंकि वो इनके लिए खतरा है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है, जो इसको घर तक पहुंचाना है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनानी है, ऑपरेशन इंटेलिजेंस करने हैं और किस तरह से ऑपरेशंस इजराइल के बॉर्डर से बाहर ऑपरेट करने हैं उसकी भी ये प्लानिंग करते हैं। और उसमें प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स जैसे लोग जो हैं इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको ये अपने प्लान समझाते हैं, उसके बाद ये जो है अपना प्लान को कंटिन्यू करते हैं। अब इनके कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इजराइल के ऊपर, इजराइल के 2 वीडियो मैं बना चुका हूं अभी। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, इजराइल का एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ऑपरेशन ऑर्चार्ड जो है इसके ऊपर अगला वीडियो अपना होगा, लेकिन इन ऑपरेशंस की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, पहला ऑपरेशन मैं आपकी बात करता हूं, ऑपरेशन गैरीबाल्डी या ऑपरेशन फिनाले। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, ऑपरेशन फिनाले। बेसिकली क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवाया था, गैस चैम्बर में भी मरवाया था, जिनको फाइनेंस सॉल्यूशन बोलता था हिटलर की, यहूदियों को खत्म कर दो यही सॉल्यूशन है। उनको ये सिटीजन ही नहीं मानता था जर्मनी का, उनको मतलब बहुत मिसट्रीट किया जाता था। तो उसमें एक आदमी था जिसका नाम था अडोल्फ इकमैन। ये वो आदमी था जिसको माना जाता है कि अडोल्फ हिटलर का ये गैस चैम्बर बनाने वाली जो स्कीम थी उनका ये आर्किटेक्ट था। इसने गैस चैम्बर्स बनवाए और उन गैस चैम्बर के अंदर कितने यहूदियों को मारा गया वो तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहूदियों का ऊपर अत्याचार हो गया, दूसरा विश्व युद्ध भी 1945 में खत्म हो गया, लेकिन एडोल्फ यार्कमान जो है ये जिंदा था। हिटलर मर गया लेकिन ये आदमी जिंदा है और ये जाके छुप गया अर्जेंटीना में और दूसरी आइडेंटिटी से रहने लग गया। इस आदमी को ढूंढ के किस तरह से पकड़ा इन्होंने इजरायली एजेंसी मोसाद ने, और उसके बाद इजराइल लेके आए, उसके बाद इसको एलिमिनेट किया, इसको मारा, इसको सजा दी, बाकायदा कोर्ट केस चलाया इसके ऊपर। तो ये ऑपरेशन गैरीबाल्डी बहुत फेमस इनका ऑपरेशन था, बड़ा इन्होंने नाम दिया मोसाद को कि हम उस हर आदमी को चुन के मारेंगे, ढूंढ के मारेंगे जो कि इस तरीके का अत्याचार करेगा यहूदियों के ऊपर। तो ये इनका फेमस ऑपरेशन था। इसके बाद ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। साल 1972 में म्यूनिक जो कि जर्मनी का शहर है, वहां पे ओलंपिक गेम्स हुए थे, समर ओलंपिक्स हुए थे। उसमें क्या हुआ, पैलेस्टाइन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ब्लैक सेप्टेम्बर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके 11 प्लेयर्स को, फुटबॉल और अलग अलग प्लेयर्स को ढूंढ के पकड़ लिया और उनको मार दिया। मतलब इजराइल के प्लेयर्स को जर्मनी के अंदर म्यूनिक ओलंपिक में मार दिया। तो इस चीज का बदला लेने के लिए मोसाद ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, और अगले 20 साल तक, साल 1992 तक 35 उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जो इस ब्लैक सितंबर वाली घटना म्यूनिक मैसाकर के अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिन देशों के अंदर भी वो थे उन सभी में जाके ढूंढ ढूंढ के उनको मारा। तो इस तरीके का ऑपरेशन किया जिसको देख सकते हैं कि कितना इन्होंने अपने लोगों के खिलाफ, जो लोग इनका काम कर रहे थे उनके खिलाफ बदले का ऑपरेशन ये चलाया। ऑपरेशन ऑर्चार्ड जो है इसकी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन ये क्या ऑपरेशन था, इसमें इन्होंने सीरिया के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देख लिया था कि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना लें।
तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ढूंढ के पहले तो उसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन निकाली, उनके अंदर वायरस भेजा और उसके बाद उस जगह को लोकेट करके इजरायली एयरफोर्स ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्लेन होता है जो इजराइल से पेरिस जाने वाला होता है, तेल अवीव से, और उसको ग्रीस के अंदर पेट्रोल उसके अंदर फ्यूल भरवाना होता है। तो फ्यूल भरवाने के दौरान ही उसको हाईजैक कर लिया जाता है पैलेस्टाइन और जर्मनी के 4 टेररिस्ट के द्वारा, और वो टेररिस्ट जो हैं उसको प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए। एंतेबे, जो वहाँ का एंतेबे एयरपोर्ट है, वहाँ पे ले गए। युगांडा की सरकार ने उन आतंकवादियों की मदद करी। वहाँ का जो मिलिट्री डिक्टेटर था अमीन, उसने मदद करी। उसके बावजूद भी इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट में मोसाद और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, इजराइल से युगांडा गई और इजराइल ने उसको ऑपरेशन को कंडक्ट करा के अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित लेके आई। और इवन युगांडा की जो एयरफोर्स है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां पे जितने भी MiG-21 वगैरह एयरक्राफ्ट थे उनको इसने पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। उसके बाद ऑपरेशन ओपरा जो है 7 जुलाई 1981 को कराया गया था। ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग थी जिसमें इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को इन्होंने पूरी तरह से तबाह करवाया था। उसके बाद एयर स्ट्राइक करी थी इजराइल की एयरफोर्स ने और इसको तबाह कर दिया था। उसके बाद ऑपरेशन डायमंड हुआ। ऑपरेशन डायमंड में इन्होंने क्या किया था, एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाया था इन्होंने साल 1963 से 1966 के बीच में। इसमें इन्होंने किया था कि रशिया का जो एक वॉर प्लेन था MiG-21, उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस प्लेन था ये, उसको CIA तक इंस्टॉल नहीं कर पाई थी। वो जानना चाहती थी कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल करी है, और वो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। इजराइल ने इस MiG-21 को भी कैप्चर कर लिया था, इसको भी चुरा लिया था और इसकी इजराइल USSR की उस समय की जो टेक्नोलॉजी है उसका पता लगा लिया था। ऑपरेशन मूसा जो होते हैं जो हैं वो एक प्रोफेट भी हुए हैं अब्राहमिक रिलीजन में। आप जानते होंगे कि उस मूसा को यहूदी भी मानते हैं, मूसा को मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मूसा का नाम सब जानते हैं। तो नवंबर 1984 से जनवरी 1985 के बीच में ऑपरेशन मूसा हुआ और इसमें इन्होंने क्या किया कि 8000 यूथोपियन जूस को इजराइल तक पहुंचाया। किस तरह से इन्होंने जो फंसे हुए थे इवैक्यूएट कराया यूथोपियन जूस को सूडान से और वो यहाँ पे लेके आए। तो ये भी जो इनका मिशन है कि यहूदियों को रिफ्यूजी की तरह नहीं रहने देना है, उनको इजराइल की जमीन तक पहुंचाना है, ये ऑपरेशन भी इन्होंने किया। तो ये कमाल के ऑपरेशंस इजराइल ने किए और भी कई ऑपरेशंस की हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे जब उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड का वीडियो देखिएगा आप, ऑपरेशन थंडरबोल्ट का देखिएगा, और ऑपरेशन ऑर्चार्ड जो है इसको भी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। ये भी किस तरह से इन्होंने किया, सारी बातें हम आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इजराइल की मोसाद किस तरह से काम करती है, कितनी खतरनाक एजेंसी है, वो आप जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ नए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF मिलेंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही अगर आप घर बैठे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्सेज मिलेंगे। साथ में बायोलॉजी के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। 10th क्लास का हमने कोर्स करवा दिया है, 11th क्लास चल रहा है। तो बायोलॉजी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो NMM वहाँ पे आपको वो कोर्स करवा रही हैं, तो वो भी आप पढ़िएगा। और बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, इनकी PDF, इनसे रिलेटेड टेस्ट, सभी चीज़ें मिलती हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हैव ए गुड डे और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।